हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन, एक वैश्विक चुनौती। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन को आज हम लगभग 1000 से लेकर 1500 शब्दों के बीच में कंप्लीट करेंगे, जिसमें जलवायु परिवर्तन क्यों, क्या, कैसे, क्या प्रभाव, सब कुछ हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। संदर्भ। विश्व भर में जलवायु परिवर्तन का विषय सर्वविदित है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन वैश्विक समाज के समक्ष मौजूद सबसे बड़ी चुनौती है एवं इससे निपटना वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि 19वीं सदी के अंत से अब तक पृथ्वी की सतह का औसत तापमान लगभग 1.62 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात लगभग 0.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त पिछली सदी से अब तक समुद्र के जल स्तर में भी लगभग 8 इंच की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि यह समय जलवायु परिवर्तन की दिशा में गंभीरता से विचार करने का है। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आज वैश्विक मुद्दा है। इससे पृथ्वी के तापमान का बढ़ना और समुद्र का जल स्तर का बढ़ना, यह सब जलवायु परिवर्तन से संबंधित ही मुद्दे हैं, जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या है जलवायु परिवर्तन? जलवायु परिवर्तन को समझने से पूर्व यह समझ लेना आवश्यक है कि जलवायु क्या होती है। सामान्यतः जलवायु का आशय किसी दिए गए क्षेत्र में लंबे समय तक औसत मौसम से होता है। दोस्तों, किसी भी दिए गए विशेष क्षेत्र जिसमें उसकी लंबे समय तक जो उसका औसत मौसम है, मतलब वहाँ ठंड कैसी पड़ती है, गर्मी कैसी पड़ती है, वहाँ का लंबे समय तक की जो मौसम की अवधि होती है, उससे आशय लगाया जाता है जलवायु का। अतः जब किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जलवायु परिवर्तन को किसी एक स्थान विशेष में भी महसूस किया जा सकता है एवं संपूर्ण विश्व में भी। यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव जो है लगभग संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। पृथ्वी के समग्र इतिहास में यहाँ की जो जलवायु है वह कई बार परिवर्तित हुई है एवं जलवायु परिवर्तन की जो अनेक घटनाएं हैं वह भी सामने आई हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी का जो तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का तापमान बीते 100 वर्षों में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ चुका है। पृथ्वी के तापमान में यह जो परिवर्तन है, यह संख्या की दृष्टि से तो काफी कम है, काफी कम हो सकता है, परंतु जो इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का जो मानव जाति पर जो असर है वह काफी बड़ा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के कुछ प्रभावों को वर्तमान में भी महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से हिमनद अर्थात ग्लेशियर जो है वह लगातार पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो जो समुद्र है, महासागर है, उनका इस जल स्तर तो बढ़ना लाजमी है, वह तो बढ़ेगा ही। परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं और कुछ द्वीपों के डूबने का जो खतरा है वह भी बढ़ गया है। अब दोस्तों, हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण के बारे में। पहला
कारण है ग्रीन हाउस गैसें। पृथ्वी के चारों ओर ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनकी एक परत बनी हुई है। इस परत में मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें शामिल हैं। ग्रीन हाउस गैसों की यह परत पृथ्वी की सतह पर तापमान का यह संतुलन बना के रखती हैं। यह जो गैसें हैं जो पृथ्वी के चारों ओर हैं, यह पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती हैं। और विश्लेषकों के अनुसार यदि यह परत नहीं होगी तो पृथ्वी का जो तापमान है वह काफी कम हो जाएगा। लेकिन आधुनिक युग में जैसे जैसे मानवीय गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, ये जो गैसें हैं जिसकी परत पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं, यह गैसें पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है ताकि उसका तापमान संयमित रहे, तापमान कम ना हो, इसलिए ये गैसें जरूरी हैं। लेकिन जो मानवीय गतिविधियां हैं उनके कारण इन गैसों में वृद्धि हो रही है, और जो वृद्धि है वह क्रमिक रूप से लगातार हो रही है, जिससे कि पृथ्वी का संतुलन जो है वह बिगड़ता जा रहा है। अब हम जानेंगे मुख्य ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस माना जाता है, और यह प्राकृतिक व मानवीय दोनों ही कारणों से उत्सर्जित होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्सर्जन ऊर्जा हेतु जीवाश्म ईंधन को जलाने से होता है। आंकड़े बताते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात वैश्विक स्तर पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में लगभग 30% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोस्तों, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्बन ग्रीन हाउस गैस है, और इसका कारण क्या है? प्राकृतिक और मानवीय दोनों कारणों से यह उत्सर्जित होती है। और इसका सबसे ज्यादा उत्सर्जन किस कारण से होता है? तो जीवाश्म ईंधन को जलाने से। और जो औद्योगिक क्रांति है उसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग सर्वाधिक किया गया, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की जो 30% मात्रा में औद्योगिक क्रांति के पश्चात बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मीथेन जैव पदार्थों का अपघटन मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। उल्लेखनीय है कि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस है, परंतु वातावरण में इसकी मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा कम है। ठीक है, यह भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक प्रभावी है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वह कार्बन डाइऑक्साइड से कम होने के कारण। अगला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है, एवं ओजोन परत पर इसका काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जो ओजोन परत होती है वह सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको पृथ्वी तक आने में रोकती है। लेकिन जो ओजोन परत है इससे इस परत को क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उसके द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है। भूमि के उपयोग में परिवर्तन, वाणिज्यिक या निजी प्रयोग हेतु वनों की कटाई भी जलवायु परिवर्तन का बड़ा कारक है। पेड़ न सिर्फ हमें फल और छाया देते हैं, बल्कि ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस का अवशोषण भी करते हैं। वर्तमान समय में जिस तरह से वृक्षों की कटाई की जा रही है वह काफी चिंतनीय है, क्योंकि पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक यंत्र के रूप में कार्य करते हैं, और उनकी समाप्ति के साथ हम वह प्राकृतिक यंत्र भी खो देंगे। कुछ देशों जैसे ब्राजील और इंडोनेशिया में निर्वनीकरण ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का सबसे प्रमुख कारण है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण लोगों के जीवन जीने के तौर तरीकों में काफी परिवर्तन आया है। विश्व भर की सड़कों पर
वाहनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। जीवन शैली में परिवर्तन ने खतरनाक गैसों के उत्सर्जन में भी काफी योगदान दिया है। अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन के क्या क्या प्रभाव हैं। पहला है उच्च तापमान, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से होने वाला ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पृथ्वी को अपेक्षाकृत काफी तेजी से गर्म कर रहा है। ठीक है, पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल, वनों की कटाई और अन्य स्रोतों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। पिछले 150 वर्षों में वैश्विक औसत तापमान जो है लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। गर्मी से संबंधित मौतों और बीमारियों, बढ़ते समुद्र स्तर, तूफान की तीव्रता में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के कई अन्य खतरनाक परिणामों में वृद्धि के लिए बढ़े हुए तापमान को एक कारण माना जा सकता है। दोस्तों, दूसरा है वर्षा के पैटर्न में बदलाव। पिछले कुछ दशकों में बाढ़, सूखा और बारिश आदि की अनियमितता काफी बढ़ गई है। यह सभी जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही हो रहा है। कुछ स्थानों पर बहुत अधिक वर्षा हो रही है, जबकि कुछ स्थानों पर पानी की कमी से सूखे की संभावना बन गई है। यह सब जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के दौरान जो ग्लेशियर हैं वह पिघल जाते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से क्या होता है, समुद्र का जल स्तर ऊपर उठता है, जिससे जो आसपास के द्वीप हैं उनके डूबने का खतरा बढ़ जाता है। मालदीव जैसे छोटे द्वीपीय देशों में रहने वाले लोग पहले से ही वैकल्पिक स्थलों की तलाश में हैं। वन्य जीव प्रजाति का नुकसान। दोस्तों, जो तापमान में वृद्धि होती है और वनस्पति जो पैटर्न में जो बदलाव होता है, उससे तापमान में वृद्धि से कुछ पक्षी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार पृथ्वी की 1/4 प्रजातियां वर्ष 2050 तक विलुप्त हो सकती हैं। वर्ष 2008 में ध्रुवीय भालू को उन जानवरों की सूची में जोड़ दिया गया था जो कि समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण विलुप्त हो सकते हैं। तो जो वन्य जीव विलुप्ति का कारण भी जलवायु परिवर्तन है। रोगों का प्रसार और आर्थिक नुकसान। जानकारों ने अनुमान लगाया है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां और अधिक बढ़ेंगी तथा इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार पिछले दशक से अब तक हीट वेव्स के कारण लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, जंगलों में आग भी जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार माना गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक प्रयास क्या क्या किए गए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें कि 195 सदस्य देश हैं। दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो वैश्विक स्तर पर प्रयास किए गए हैं उसका एक प्रमुख निकाय है आईपीसीसी। आईपीसीसी क्या है? आईपीसीसी एक अंतर सरकारी पैनल है जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 195 है। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा 1988 में स्थापित किया गया। तो इसे कब स्थापित किया गया? आईपीसीसी को WMA और यूनेप द्वारा 1988 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव और भविष्य के जो संभावित जोखिम है
उनके साथ साथ अनुकूलन और जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। आईपीसीसी आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आईपीसीसी आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। तो दोस्तों UNFCCC क्या है? तो यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला एक समझौता है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है, उसके दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया जाता है। वर्ष 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों यह एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना। इसको कब लागू किया गया था? तो जून 1992 में रियो सम्मेलन के दौरान इसे लागू किया गया था। पेरिस समझौता, यदि कम शब्दों में कहा जाए तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। वर्ष 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। तो दोस्तों पेरिस समझौता जो है वह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह ग्रीन हाउस गैस से उत्सर्जन को भी कम करने से संबंधित है। बाकी आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे वीडियो और बड़ी हो जाएगी। जलवायु परिवर्तन और भारत के प्रयास। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इसे वर्ष 2008 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा है और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इस कार्य योजना में मुख्यतः 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो दोस्तों ये जो मैंने वैश्विक स्तर पर और भारत के स्तर पर जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो भी आपको उपाय बताए हैं वह आप जरूर से अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि यह अलग अलग करके भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के लिए वैश्विक प्रयास क्या थे, जलवायु परिवर्तन के लिए भारत द्वारा किन कार्य योजनाओं को लागू किया गया है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा। अब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा से संपन्न देशों का एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन की शुरुआत भारत और फ्रांस ने की थी। कब की थी? तो 30 नवंबर 2015 को।
पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आईएसए के प्रमुख उद्देश्यों में वैश्विक स्तर पर 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना इसमें शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। तो दोस्तों यह था अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन से गठबंधन से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अगर इसी तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।